हेलो। एक बार फिर से हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और हमारा टॉपिक जो था, जिस पिछली बार मैंने आपसे बात की थी, उसमें हमारी बातचीत में आई थी बात की de Broglie वेवलेंथ, de Broglie कॉन्सेप्ट के बारे में, वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में। तो आज हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है de Broglie हाइपोथेसिस। सो वी हैव टू स्टडी द de Broglie हाइपोथेसिस। ओके, देखो 1905 में आइंस्टीन ने एक बहुत ज़रूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि जो वेव होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, उसके पास एक पार्टिकल बिहेवियर होगा। ये बात उन्होंने बताई क्यों? क्योंकि उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए de Broglie ने ये बात कही कि वेव के साथ हमें पार्टिकल बिहेवियर मानना पड़ेगा। तो ये एक तरह शुरुआत थी वेव और पार्टिकल की डुअल बिहेवियर की। लाइट के साथ उन्होंने बात की, और लाइट के उस पार्टिकल बिहेवियर को बताने के लिए हमने फोटोन का कंसेप्ट बताया कि ये इसको फोटोन होते हैं, जो लाइट होती है, जो एनर्जी है, उसमें पार्टिकल जैसा व्यवहार होता है, और उस पार्टिकल को फोटोन कहा गया, जो कि बेसिकली एनर्जी पैकेट होते हैं। अब हमारे पास जो फिजिक्स है, हमारी फिजिक्स में पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जब हम कोई पार्टिकल कहते हैं तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हम किसी लोकलाइज्ड जगह पर, कहीं किसी पर्टिकुलर खास जगह पर मास को कंसंट्रेटेड होता हुआ देखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? मास जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। मास का अपनी वेलोसिटी है तो उसमें मोमेंटम निकाल सकते हैं, उसमें एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, उसके स्पिन वगैरह, इस तरह से हम वैल्यू प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पार्टिकल के साथ जोड़ी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेव क्या होती है? वेव डिस्पर्स होती है, वेव फैली हुई होती है। वेव किसी पर्टिकुलर जगह पर एकदम एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, उसमें डीलोकलाइजेशन होता है, वो नॉन लोकलाइज्ड होती है। और आप जब वेव डिफाइन करते हो तो इसमें टू ट्रफ या टू क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ के फॉर्म में डिफाइन करते हो। आप इसकी फ्रिक्वेंसी डिफाइन करते हो, इसको एफ या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप उसकी वेवलेंथ डिफाइन करते हो, आप वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी टाइम वेवलेंथ, इस तरह का रिलेशन डिफाइन करते हो। यहाँ पर आप मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम वेलोसिटी, इस तरह का मोमेंटम डिफाइन करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल एक अलग तरह का व्यवहार, अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है, और वेव एक अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं उनके पास पार्टिकल बिहेवियर होता है। ये आइंस्टीन की बात थी। ये कब की थी? 1905 में। अब क्या होता है, 1924 में एक बड़ा ही मासूम सा सवाल de Broglie उठाते हैं कि क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा होने का मतलब है जिसको हम वेव समझते आ रहे हैं, क्या उसके साथ पार्टिकल बिहेवियर नहीं जोड़ सकते? जैसे अभी हमने आइंस्टीन ने वेव जिसको समझते आ रहे थे उसके साथ पार्टिकल बिहेवियर जोड़ा, तो क्या जिसको हम पार्टिकल समझते आ रहे हैं, क्या उनके हम वेव बिहेवियर नहीं जोड़ सकते? अब ध्यान रखें, ये वो समय था जब तक न्यूक्लियस की खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की बात आ चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो पार्टिकल के नाम पर हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कॉन्सेप्ट था, वेल स्टैब्लिश कॉन्सेप्ट था। तो de Broglie का ये था, और de Broglie का ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें उन्होंने एक लॉजिक को फॉलो किया था, नेचर का एक लॉजिक जो कहता है नेचर लव सिमेट्री। इस प्रकृति के अंदर सिमेट्री रहती है। आप खुद ही देख सकते हो, अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल है, डे है, नाइट है, लाइट है, डार्कनेस है। तो ये सब दो अपोजिट चीज़ें हैं। तो नेचर ने इन दोनों को सपोर्ट कर रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। सिर्फ अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन ही दिन, रोशनी अंधेरा भी है। तो इस सारे लॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए, इस नेचर के सिमेट्रिकल बिहेवियर को देखते हुए de Broglie ने 1925 में अपनी हाइपोथेसिस रखी थी, अपनी बात रखी थी, अपनी परिकल्पना रखी थी, जिसको कि हम आज थोड़ा सा और डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा था कि विथ एवरी मूविंग, एक कंडीशन थी मूविंग होने की, विथ एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब मटेरियल ही हो गया, अ वेव behavior is associated. A wave behavior is associated. The wave nature associated is represented by a matter wave having wavelength matter wave, and its wavelength is lambda is equal to h upon mv। तो de Broglie यहाँ पर अपनी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हर जो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके साथ एक वेव बिहेवियर एसोसिएटेड होता है। हालांकि ये हम सबके साथ जोड़ सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक के साथ
कहने का सिर्फ यहाँ पर यही ज़रूरत ये है क्योंकि इस बिहेवियर को हम देख सकते हैं, इस माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी जैसे हम भी तो एक ऑब्जेक्ट हैं, क्रिकेट की बॉल हो गई, आपका ये बॉक्स हो गया, ये भी तो एक मैटर है, इसका भी मास है, इसका भी लोकलाइजेशन है, एक छोटी सी जगह पर ही तो है ये पूरा। इसके साथ भी मैटर वेव को हम जोड़ सकते हैं, बट उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं तो आप उनके व्यवहार को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में छोटा सा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटे से डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन क्या, कुछ वैल्यूज देखेंगे जिससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर de Broglie कहते हैं कि विथ एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अ वेव बिहेवियर इज एसोसिएटेड एंड द वेव नेचर एसोसिएटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैटर वेव। उन्होंने इस वेव को क्या नाम दिया था, मैटर वेव नाम दिया था, एंड इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो उन्होंने क्या बताया de Broglie ने, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन बड़ी खूबसूरत सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास किसका व्यवहार है, वेव का भी है, बिहेवियर है, वेव जिसमें कि वेवलेंथ होती है। यहाँ राइट साइड में एक कांस्टेंट है और रेसिप्रोकल में किसका रिलेशन है, m इंटू वी। m इंटू वी मतलब मोमेंटम। तो मोमेंटम किसका बिहेवियर है, एक लोकलाइज्ड पार्टिकल का। तो ये एक इतनी बेहतरीन इक्वेशन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में वेव बिहेवियर वाला पैरामीटर है और राइट हैंड साइड में पार्टिकल बिहेवियर वाला पैरामीटर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। इस तरह से भी ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो इसे हम de Broglie रिलेशन कहते हैं। इस वेवलेंथ को क्या कहते हैं, इसे आप कहते हो मैटर वेवलेंथ, इसको आप कहते हो मैटर वेवलेंथ, और इस पूरे रिलेशन को हम नाम देते हैं de Broglie रिलेशन। ठीक है, इसको de Broglie रिलेशन कहते हैं। अच्छा, ये बात जब de Broglie ने कही थी तब तो उनके सामने परिकल्पना ही थी, मतलब उनके सामने एक लॉजिक था कि देखो भाई नेचर में चीज़ें सिमेट्रिकल हैं। तो जो आइंस्टीन साहब की बात है कि आइंस्टीन जी ने जब बताया था कि एक वेव बिहेवियर जुड़ा होता है, सॉरी वेव के साथ एक पार्टिकल बिहेवियर जुड़ा होता है, ऐसा ही इसका उल्टा कुछ हमारे साथ हमको यहाँ दिखना चाहिए। इसका उल्टा हमें पार्टिकल के साथ भी दिखना चाहिए कि पार्टिकल के साथ भी वेव बिहेवियर जुड़ना चाहिए। लेकिन ये जो परिकल्पना थी शुरू में तो इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने पिछले वीडियो में आपको उसकी कहानी बताई है कि आइंस्टीन ने इसको पहचाना, आइंस्टीन ने इस आइडिया को पहचाना जब इनके गुरु लेंजुआ ने आइंस्टीन को फ़ोन किया, उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो आइंस्टीन ने कहा ये आइडिया बहुत ही बेहतरीन है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। बट ऐसा नहीं था कि आइंस्टीन की तरह से पूरी फर्टिलिटी थी, पूरे लोग थे जिन्होंने बहुत ही खुले हाथ से इस चीज़ को ले लिया। खैर, ये सब कुछ सारी दिक्कतें दूर हो गई 1927 में, यानी कि इनकी इस डिस्कवरी के करीब 3-4 साल बाद डेविसन जर्मर दो फिजिसिस्ट थे जो यूएसए में काम कर रहे थे, आई थिंक बेल लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में जीपी थॉमसन थे। तो जीपी थॉमसन साहब इंडिपेंडेंटली अपना कुछ रिसर्च कर रहे थे, डेविसन जर्मर अपना अलग कहीं यूएसए बेल लैब में कुछ अपना काम कर रहे थे। लेकिन उन दोनों के प्रयोगों का निष्कर्ष एक था, उन दोनों के प्रयोगों का रिजल्ट एक आया, और रिजल्ट क्या आया कि भाई de Broglie की जो कॉन्सेप्ट है ये सही है। de Broglie का ये कहना कि पार्टिकल के साथ वेव बिहेवियर होता है, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गई, 3 साल के अंदर ही प्रूफ हो गई। तो इस तरह से de Broglie का जो परिकल्पना थी, de Broglie का जो एक आइडिया था नेचर के सिमेट्रिकल बिहेवियर को देखते हुए, वो बिल्कुल सही साबित हुआ, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया। और इस वजह से आने वाले समय में 1-2 सालों के अंदर de Broglie को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखने वाले जो डेविसन थे और थॉमसन थे उनको भी पुरस्कार दिए गए। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट था, ये de Broglie जो कॉन्सेप्ट था, ये इस्टेब्लिश हो गया। ये एक परिकल्पना जो थी ये एक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आ गई। अच्छा, ये जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये डिफरेंट फॉर्म में हमको यूज करना पड़ता है। हम इसके डिफरेंट फॉर्म देखते हैं। तो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ टॉपिक डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ de Broglie रिलेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ de Broglie रिलेशन। de Broglie रिलेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखें, पहला तो यही है जो कि फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, या इसको कह सकते हैं h/p। इस तरह से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। दूसरा है, आप कहेंगे फ्री पार्टिकल के लिए, हम माने हमारे पास एक फ्री पार्टिकल है। अच्छा, फ्री पार्टिकल की बात आपको कई बार सुनाई पड़ेगी, कई बार आगे हम लोग बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री पार्टिकल? फ्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब आपको मैं सीधी सा बात बताऊं, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, इसके पास 2 तरह की एनर्जी हम कहेंगे। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से उसके पास होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। अच्छा, पोजीशन कहाँ से आता है? कोई फोर्स लगता होगा तभी तो कोई पार्टिकल किसी पोजीशन में आएगा। किसी अवस्था में आने के लिए कुछ बल होने चाहिए। लेकिन अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगा है तो वो स्वतंत्र कैसे रहा? तो फ्री कहाँ रहा? फिर तो वो बाउंड हो गया, वो
किसी तरह का पार्शियली बाउंड हो गया। तो अगर आप कह रहे हो कि मेरा पार्टिकल फ्री है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, उसकी कोई अवस्था नहीं है, उसकी कोई अवस्था नहीं है तो अवस्था वाली एनर्जी नहीं है, यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो हम जब भी फिजिक्स में फ्री पार्टिकल की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम एक ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सो इन दैट केस फ्री पार्टिकल में क्या होगा, द टोटल एनर्जी इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो फ्री पार्टिकल होता है उसके लिए ई और ई के दोनों सेम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम में हमको सहायता करेगा। अच्छा, ई के क्या होता है, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सब मालूम है। अगर हम यहाँ m से मल्टीप्लाई कर दें तो m पहले से है, एक मल्टीप्लाई कर दोगे m स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमको एक m से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर को हम ऐसे ले सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो गया ई के की वैल्यू। ये हो गया p, तो हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, और ये हो जाएगा ई के, तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2m ई के। ठीक है ना, रिलेशन सिंपल सा है। सो अब यहाँ पर हैंस आप लिख सकते हो, हैंस de Broglie relation gives क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लिखते हो, यहाँ देखो पी लिखते हो तो पी की जगह पे आप लिख दोगे 2m ई के। तो ये एक बड़ा ही यूजफुल सा रिलेशन है जिसपे आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, आपको वो न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे, वो न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से हमें अगर किसी फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो उसके लिए जुड़ी हुई वेवलेंथ कितनी होगी वो इस रिलेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब हम एक और सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कोई एटम है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन हो सकता है, और आप उससे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है। तो आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, प्रोटॉन है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है और आप उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी उसके साथ जोड़ देगा, जिसकी वजह से वो मूव करेगा या तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हम एक सिचुएशन और सोचते हैं, यहाँ पर एक सिचुएशन क्या सोचते हैं, लेट अस कंसीडर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तीसरी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज एक्सेलरेशन लिखता हूँ मैं, चार्ज एक्सीलरेशन इन पोटेंशियल डिफरेंस v। अब यहाँ v पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम कहें कि हमारा चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस v में रखा हुआ है और वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अब मैं सीधे लिख सकता हूँ, इन दिस कंडीशन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी चार्ज टाइम v होगी। अब यहाँ हम चार्ज की वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो अब यहाँ q की वैल्यू माइनस कर देंगे तो माइनस काइनेटिक एनर्जी, फिर वो इमेजिनरी वेलोसिटी आ जाएगी, इसीलिए हम सिर्फ q का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो आपके काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो q टाइम v हो जाएगी। सो आपके पास लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन अंडर रूट 2m। अब आप क्या करोगे, जहां e के लिखा है उसकी जगह पर q टाइम v कर दोगे। तो इस प्रकार से आपकी एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसमें कि पोटेंशियल का भी रोल आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है, चौथा है थर्मल वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर थर्मल वेवलेंथ में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई गैस मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, पार्टिकल जैसा बिहेवियर जिसके पास है, और वो फ्री है और वो तीनों दिशाओं में गति करने की उसके पास सलाहियत है, उसके पास सुविधा है। तो हम इसको साइंटिफिक भाषा में कैसे कहेंगे, लेट अस कंसीडर अ फ्री पार्टिकल विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो मूव कर सकता है। अब थर्मल फिजिक्स में अगेन मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, आपको हो सकता है ये पहली बार आपने पढ़ा हो या आप जैसे 12th में हो सकता है पढ़ा हो, आई एम नॉट वेरी अवेयर अबाउट द 12th सिलेबस, करंट 12th सिलेबस। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके पास कुछ टेम्परेचर है और वो फ्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम XYZ मान लो दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो यहाँ पर देखते हैं। तो कंसीडर a free particle at thermal equilibrium with टेम्परेचर T। अब यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, कोई एक वैल्यू पा चुका है, यही सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है। कंसीडर फ्री पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम विथ टेम्परेचर T एंड
free and free to and have and has 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन ई के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई के हो जाएगा 3/2 kBT। यहाँ kB क्या है, kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है इसको आपको केल्विन में लिखना पड़ेगा। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है या फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप उसे कन्वर्ट करोगे केल्विन के अंदर। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मली दिया रहता है तो 273.15 उसे जोड़ना चाहिए, लेकिन 273 आप जोड़ करके उसका केल्विन वैल्यू निकाल लोगे। तो जब केल्विन वैल्यू निकालोगे तब वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने ये इसको देख लिया होगा, लिख लिया होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जरा आप देख लें। यहाँ पे मैं नोट्स से कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। 2 तरह के नोट्स मैंने यहाँ आपके लिए बनाए हैं। एक नोट्स वो है जो आपके आप मोबाइल पे पढ़ना पसंद करते हो, तो वो ब्लैक बैकग्राउंड के होते हैं, मतलब वो नोट्स बैकग्राउंड होते हैं, उस पर कलर तरीके से लिखा हुआ होता है। वो नॉर्मली क्या होता है, जब आप मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं तो आंखों बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है, बिकॉज ब्लैक स्क्रीन नॉर्मल काम करती है, तो आपको कंटेक्स्ट वहाँ पर दिख जाता है। और एक दूसरे तरह का नोट्स हैं जो कि मैंने वाइट बैकग्राउंड पर प्रिंटेबल बनाए हैं। ये वो नोट्स का फॉर्मेट है जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। तो वहाँ अगर ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे तो प्रिंट का चार्ज बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा काला निकल के आएगा, तो आपका प्रिंटर का इंक बहुत यूज होगा, तो आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। तो वहाँ मैंने उसका बैकग्राउंड नॉर्मल वाइट येलोइश रखा है, तो आप उसे पढ़ भी सकते हो या उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों ही नोट्स आपको ऐप पर जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको यूज कर सकते हो, वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंटेबल नोट्स हैं, हाई डेफिनेशन प्रिंटेबल नोट्स हैं। ओके, सो अब हमारे पास तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2m। अब देखो EK की जगह पे इसी फॉर्मूले को यूज करना है। EK की जगह पे 3/2 KTM रख देंगे, 3/2 kBT। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/√3m kBT। तो दिस इज द थर्मल वेवलेंथ, इसको हम कहेंगे किसी पार्टिकल की, किसी चार्ज पार्टिकल की, जब वो मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। चार्ज पार्टिकल की जगह कहने का मतलब है कोई मास है, कोई हल्का पार्टिकल है जिसका कुछ मास है, उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो क्वांटिटी थी ये वाला, इसके साथ एक शॉर्टकट फार्मूला भी जुड़ा हुआ है। शॉर्टकट फार्मूला क्या है, मान लो आपके पास Q क्या है, मान लो Q आपका इलेक्ट्रॉन है, तो आपको उसका मास भी मालूम है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मालूम है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो √V अलग हट जाएगा और √2mq अलग हो जाएगा, है ना। इतना हिस्सा अलग कर लो, इसके अलग कर लो। अब ये जितना कुछ है इसकी वैल्यू नोन है, क्योंकि बदलने वाली नहीं है। आप क्या बदल सकते हो, आप ये बदल सकते हो कि जो पोटेंशियल फील्ड लगी है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो। बैटरी की पावर को लगा के घटा बढ़ा करके आप पोटेंशियल डिफरेंस को तो चेंज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन का मास नहीं चेंज कर रहे हो, उसका चार्ज नहीं चेंज कर रहे हो, प्लैंक तो कांस्टेंट ही है, प्लैंक कांस्टेंट तो प्लैंक कांस्टेंट है। तो इन सबकी वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है 12.27/√V। ये वैल्यू आएगी, इसको ठीक से लिख दें तो हम 12.7/√V ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को। अब मैं कहाँ लिखूँ, इसी फार्मूले को मैं आई होप अलग से समझ ही आ गया होगा, बहुत हौच पौच तो नहीं लग रहा होगा। तो लैम्डा की वैल्यू 12.27/√V, ये भी एक फार्मूले का शॉर्ट फॉर्म है। अब हम आते हैं इस जगह पर, यहाँ पर एक चीज़ देखो। अब यहाँ पर इसकी हम इनसाइड देखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ रुकते हैं और इनसाइड देखते हैं इससे क्या पता चल रहा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है लैम्डा प्रोपोर्शनल है 1/√T के। ये देखो यहाँ पर ये 3mkh ये सब तो कांस्टेंट है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो हो जाएगा तो उसके जुड़ी हुई वेवलेंथ जो होगी, de Broglie वेवलेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। de Broglie वेवलेंथ विल बी लार्ज इफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज लो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे फ़र्क ये पड़ा कि जब आप एक देखो, अगर मैं आपसे कहूँ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं, तो आप तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें 6ठे-7वें से पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश की 3 अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड सॉलिड गैस। आपने क्या पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है लिक्विड कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक अवस्था होती है जिसे कहते हैं सॉलिड, फिर उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बन जाएगा लिक्विड, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बन जाएगा गैस। बस नहीं, अगर गैस को भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बन जाएगा प्लाज्मा, उसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो आपके पास पदार्थ की ये 3 सामान्य अवस्थाएं हैं
अधिक तापमान बढ़ा दोगे तो प्लाज्मा अवस्था हो जाएगी, इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, चौथी अवस्था। एक और अवस्था होती है जिसे कहते हैं BEC कंडीशन, BEC कंडेंस स्टेट। BEC का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है बोस। हमारे भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे सर जगदीश JC बोस, तो सॉरी SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। JC बोस भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, यहाँ नाम है SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। तो बोस और ये तो है ही है आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। तो जब हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हम टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं। तो जब इंसाइट ये है कि जब आप किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत कम करते हो, तो जब बहुत कम कर देते हो तो उसका वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसीलिए बोस आइंस्टीन स्टेट में, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट में हम क्या देखते हैं कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है तो पार्टिकल्स मैटर वेवलेंथ क्या होती है? ओवरलैप कर जाती है। पार्टिकल्स मैटर वेवलेंथ ओवरलैप्ड हो जाती है। अब अगर आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा अगर इसके अच्छा इस स्टेट में आपका इंटरेस्ट है कि बोस आइंस्टीन स्टेट तो कुछ नई सी चीज़ मुझे लग रही है, मेरा इंटरेस्ट है सर, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, तो आप कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर आप लोग के लिए अलग से कुछ डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा उन जिज्ञासु लोगों के लिए, उन जिज्ञासु छात्रों के लिए, जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं जो कि इस स्टेट को थोड़ा समझना चाहते हैं, सरल भाषा में समझना चाहते हैं, और क्या ही फ़र्क पड़ गया अगर ओवरलैप कर गई उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है इसका एक एप्लीकेशन, तो ये थर्मल वेवलेंथ की बात हमारे पास आ गई। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि डी ब्रॉय का हमने आज कॉन्सेप्ट में देखा, और ये देख रहे हैं कि उनके अलग अलग फार्मूले होते हैं। आप देखो ना, ये सब अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। अगर आपके पास मास वेलोसिटी दी गई है तो आप ये लगाओ, सीधे मोमेंटम दिया गया है ये लगाओ, काइनेटिक एनर्जी दिया गया है इसको लगाओ, पोटेंशियल में कोई चार्ज पार्टिकल है किसी पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हो रहा है तो आप इसको अप्लाई कर दो, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल होते हैं, खैर अगर मैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो न्यूमेरिकल कई मामलों में बिल्कुल सीधे से न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत टेढ़े आड़े टेढ़े अजीब से न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, सीधा सा न्यूमेरिकल वहाँ पर हो जाता है। अब एक और है, इसी के अंदर एक और पार्ट है जो कि बड़ा क्रूशियल है, जिसपे जो डेरिवेशन के हिस्से पे जाता है और अच्छा खासा आपसे वो न्यूमेरिकल मतलब एक डेरिवेशन मांगता है, वो एक अच्छे नंबर के फॉर्म में आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। और वो ये है कि तब क्या होगा अगर हमारा पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे। अभी तक अब ये क्या चीज़ है, कुछ नई चीज़ें आ गई यहाँ पर, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चलना शुरू कर दे तो क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, एक तो ये केस पढ़ना है कि वेवलेंथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी चलना शुरू कर देगा तो क्या होगी कोई ऑब्जेक्ट। अब इसको समझने के लिए हमें रिलेटिविटी समझनी पड़ेगी, रिलेटिविटी का बेसिक सा कुछ हल्का फुल्का सा समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि डी ब्रॉय ने ये रिलेशन डिराइव कैसे किया था, ये जो रिलेशन आप देख रहे हो लैम्डा इक्वल टू h/mv, इसको डिराइव कैसे किया गया था, इसको रिप्रोड्यूस, इसको कैसे खोजा था डी ब्रॉय ने। और आप पहला वीडियो देखें, उसमें मैंने कहानी के बारे में बताया था, असली कहानी है, रियलिटी है, क्योंकि तमाम तरह के साइंटिस्टों ने अपनी उस घटना को लिखा है, उसमें जो जिंदा थे उन लोगों ने लिखा था। उसमें यह था कि आपके जो लैंजुआ थे जो कि इनके PhD सुपरवाइजर थे डी ब्रॉय के, इन्होंने आइंस्टीन के ऑफिस में उनको एक चिट्ठी भेजी थी, एक डॉक्यूमेंट भेजा था। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने डी ब्रॉय की थीसिस रखी थी जिसमें उन्होंने सारा डेरिवेशन किया था। तो आइंस्टीन ने जब वो कैलकुलेशन देखा तो उस कैलकुलेशन के इम्पैक्ट को देख करके, इसकी सरलता को देख करके, लेकिन उसकी गहराई को समझ करके उन्होंने कह दिया था कि ओके डी ब्रॉय इज अ जीनियस, उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने सही बात की है। तो आखिर वो बेसिक सा वो डेरिवेशन क्या था, उस डेरिवेशन के बारे में भी हम छोटी सी बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस पूरे रिलेटिविस्टिक कंडीशन में वेवलेंथ कैसे होती है इसको। हालांकि चीज़ें आपको नोट्स मिल जाएंगी तो आप वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं। वीडियो में भी अगर आपको मुझसे पढ़ना है, समझना है, तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे डी ब्रॉय रिलेशन के डेरिवेशन की, और हम बात करेंगे उस रिलेटिविस्टिक कंडीशन में डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे निकालते हैं इसकी। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे इस बात को कंप्लीट करने की कि हम ये कंपैरिजन कर सकें कि आखिर माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में ही ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट इतना यूजफुल क्यों होता है, क्यों नहीं क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, कार, प्लेन, रॉकेट, इन सब सैटेलाइट, इनके साथ क्यों नहीं हम ये क्वांटम बिहेवियर या डुअल पार्टिकल बिहेवियर जोड़ते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ ही क्यों जुड़ता है। इसके लिए भी एक छोटा सा हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन उससे हमारी इनसाइट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि व्हाई ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। होप यू लाइक दिस। तो आपके कमेंट, आपके हाइप, आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी शेयरिंग अगर आप मुझे मिलती रहे तो इस चैनल को सपोर्ट करने में बहुत आपकी हेल्प होगी। एंड अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। जय भोले।